आठवां चैप्टर है आपका किसान, जमींदार और राज। कि जब मुगल का जो शासक था, मुगल का टाइम में कि किसान का स्थिति क्या था, उस टाइम का जमींदार का स्थिति क्या था और राज्य का स्थिति क्या था। किसान लोग कैसे खेती करते थे तो कितना कर देते थे दूसरा को, मतलब मुगल को, वही है। तो 16वीं 17वीं शताब्दी के बीच समाज क्या है, दो भाग में बटा हुआ था, एक ग्रामीण में और एक शहरीय में। ठीक है, 16वीं 17वीं शताब्दी का बात हो रहा है। इस शताब्दी में शताब्दी में क्या होता है, 100 साल पहले था ना, शताब्दी में 100 साल। ठीक है, तो 16वीं 17वीं शताब्दी के बीच समाज का था, दो भाग में विभाग था, एक ग्रामीण और एक शहरी। कितना 85% लोग जो है गांव में रहते थे और 15% जो थे शहर में रहते थे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा कि इसमें पूछा जाएगा कि कितना परसेंट लोग गांव में रहते थे और कितना परसेंट लोग शहर में रहते थे। 85% जो लोग थे वो गांव में रहते थे और 15% जो जनता थी वो शहर में रहते थे, अपना शहर में जीवन यापन करते थे। ठीक है, किसान के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द आप याद रखिएगा कि मुगल काल के फारसी दस्तावेज और लेखों में किसान को आमतौर पर रैयत नहीं तो मुजारियान कहा जाता था, मतलब इन दोनों नामों से पुकारा जाता था। एक और नाम है इसके अलावा किसान या आसामी। किसान तो सबको मालूम है, इसके अलावा क्या है, आसामी जैसे शब्द भी उनके लिए इस्तेमाल होते थे। ठीक है, तो पहला शब्द आपका रैयत, कि किसान को रैयत के नाम से बुलाते थे। दूसरा है मुजारियान, इसके नाम से भी बुलाया जाता था। और तीसरा है आपका आसामी, आसामी के नाम से भी किसान को बुलाया जाता था, किसान के लिए इस्तेमाल होता था कि इस शब्द से उनको बुलाया जाता था। तो तीन शब्द किसान के लिए याद रखिएगा, रैयत, मुजारियान और आसामी। ठीक है, अब देखिए 17वीं शताब्दी में किसान के दो प्रकार थे। ये किसान को दो भाग में बांटा गया था। तो पहला किसान कौन था, खुद काश्त किसान, इसका क्या काम था, दो। और दूसरा है आपका पाही काश्त किसान। तो ये खुद काश्त किसान का क्या काम है, ये किसान उस गांव में रहते थे जहां उनकी जमीन होती थी, मतलब जहां पर उनका जमीन होता था वो उसी गांव में रहते थे। ये अपनी जमीन पर खुद खेती करते थे। ठीक है, कि जहाँ उनका गांव है वहीं पर रहते थे, जहाँ उनका जमीन है वहीं पर रहते थे, अपना जमीन पर खुद खेती करते थे। उसके बाद इन्हें स्थायी किसान माना जाता था क्योंकि वह जमीन और गांव से जुड़े रहते थे। स्थायी मीन्स क्या, कि जिस गांव में जमीन है उसी गांव में अपना खेती करना, खाना पीना उसी से होता है। ठीक है, तो खुद का किसान वही होता कि जिसके गांव में खुद का जमीन हो और अपने जमीन पर खुद खेती करे, और इन्हें स्थायी किसान माना जाता है क्योंकि वो जमीन और गांव से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, खुद काश्त किसान इसको बोलते हैं। पाए काश्त किसान क्या है, ये किसान दूसरे गांव से आकर खेती करते थे, अक्सर किराए या ठेके पर। ठीक है, जैसे अभी आता है ना रोकने वाला बाहर से, तो उसको मान लीजिए पाए काश्त किसान की। ये किसान क्या है, दूसरे गांव से आकर खेती करते थे, अक्सर किराए या ठेके पे। कुछ किसान अपनी इच्छा से पाई किस्त बनते थे, मतलब कुछ किसान थे अपनी इच्छा से बनते थे कि हम पाई, मतलब जिसके पास जमीन रहेगा वो भी चाहता था कि हम पाई काश्त बने, दूसरे के जमीन पे जाके अपना हम करें। ठीक है, जैसे जब दूसरे गांव में कर वसूला जाता था तो कर की शर्त आसान या फायदेमंद होती थी। ठीक है, तब पाई काश्त किसान क्या, कि जो दूसरे गांव में जाकर खेती करते थे। कुछ किसान अपनी इच्छा से पाई काश्त बनते थे कि जिसके पास जमीन है वो भी बन जाते थे कि हमको इसमें भी लाभ हो रहा है। तो वो जैसे जब दूसरे गांव में कर की शर्तें आसान या फायदेमंद होती थी, तो उसके बाद कुछ किसान मजबूरी में पाई काश्त बनते थे, जैसे अकाल, सूखा या भुखमरी के कारण जब उन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ता, मतलब कि जब उनके गांव में बारिश नहीं होता था तो खेती नहीं हो पाता था, तब जाके वो क्या है, दूसरे गांव में जाके अपना खेती करते थे, दूसरा का जमीन पे। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, मजबूरी में पाही काश्त बनते थे। ठीक है, क्लियर, सभी रिलेटेड आपका चैप्टर से ही कि जीन्स ए कामिल क्या है, ये आता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट समझिएगा
VVI जिसको बोलते हैं, इसका अर्थ क्या है? सर्वश्रेष्ठ अच्छी फसलें, मतलब अच्छी फसलें उसी को क्या है? जिन्स ए कामिल, फारसी भाषा में बोला जाता है, क्योंकि मुगल टाइम का जमाना था इसीलिए। ठीक है, अगर जिन्स ए कामिल का अर्थ शायद ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि जिन्स ए कामिल का क्या अर्थ है, तो सर्वश्रेष्ठ फसल, मतलब सबसे अच्छी फसल, उसी को जिन्स ए कामिल कहते हैं। ठीक है, इनमें वो फसलें शामिल थे जो ज़्यादा मुनाफा देती थी। ठीक है, इसमें क्या, कौन सा फसल शामिल था जो ज़्यादा कमा के देता था इंसान को? ठीक है, तो उसका उदाहरण भी दिया हुआ है कि कौन सा फसल ज़्यादा कमा के देता था। नहीं, गन्ना, कपास, तिलहन, दलहन। धान कैसे ज़्यादा कमा के देगा? मान के चलिए आप धान रोपे हैं, लेकिन क्या बारिश नहीं होगा तो सूख जाएगा, तो इसमें तो घाटा लग सकता है। इसमें घाटा नहीं लगता, ये सबको पानी का ज़्यादा जरूरत नहीं रहता है। इसीलिए गन्ना, कपास, तिलहन, दलहन, ये सारा जो फसल है ये क्या है? फायदेमंद है और फायदा देता था ज़्यादा, मुनाफा ज़्यादा देता था। तो ये जिनसे कामिल क्या है? सबसे अच्छी फसल। तो सबसे अच्छी फसल क्या है आपको? गन्ना, कपास, तिलहन, दलहन। इन्हें आज हम नकदी फसल भी कहते हैं। ठीक है, इसको आज हम नकदी फसल कहते हैं, ये सारा फसल को। ठीक है, ये याद रखिएगा कि जिनसे कामिल क्या है? तो सर्वश्रेष्ठ फसल, और इनमें वो फसल शामिल थी जो ज़्यादा मुनाफा देती थी। आपको उदाहरण दिया हुआ है, गन्ना, कपास, तिलहन, दलहन, ये सारा जो फसल था आपको ज़्यादा मुनाफा देती है, जिसे हम आज नकदी फसल भी कहते हैं। ठीक है, ये सब फसल को हम आज नकदी फसल। नकदी फसल क्या होता है? नकदी क्या होता है? नगद, उधार नहीं चलेगा, उसी को बोलते हैं। डिफरेंस नहीं है कि नगद ही चाहिए हमको, इसमें कोई उधार नहीं। धान ना होता है कि धान का बोरा ले जाता है, बोलता है लीजिएगा पैसे 1 महीना बाद, ये सब में नहीं, इसको नकदी फसल बोलते हैं। ये अभी ले जाओ तभी पैसा दे दो, सिंपल। ठीक है, क्लियर हो गया? जिनसे कामिल, पहले लग रहा होगा कितना बड़ा है जिनसे कामिल, लेकिन कितना छोटा सा अर्थ है कि सबसे अच्छी फसल उसी को जिनसे कामिल बोलते हैं। और जो मुनाफा ज़्यादा देता है तो गन्ना, कपास, तिलहन और दलहन। ठीक है, आपका नेक्स्ट है कि मुगल राज इन फसलों को क्यों बढ़ावा देता था? मतलब ये जो गन्ना उगाता था, तिलहन, दलहन, ये जो कपास उगाता था, इनको क्यों ज़्यादा बढ़ावा देता था? क्योंकि इनसे राज्य को ज़्यादा टैक्स मिलता था। सबसे पहला पॉइंट है कि इनसे क्या है? राज्य को ज़्यादा टैक्स मिलता था, इसीलिए किसान को ऐसी फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि जितना ज़्यादा वैसा फसल उगाया जाएगा, राज्य को जितना ज़्यादा मुनाफा होगा, इसीलिए इसको ज़्यादा बढ़ावा देता था मुगल। ये भी याद रखिएगा कि मुगल इन राज्यों को, इन फसलों को क्यों बढ़ावा देता था? तो इन फसल के कारण राज्य को ज़्यादा टैक्स मिलता था। ठीक है, दूसरे राज्य के मुकाबले। और क्या है? इसलिए किसानों को ऐसी फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। ठीक है, अब आपका आता है, नेक्स्ट है फसल के प्रकार। तो मौसम के आधार पर फसल रोपा जाता है, ऐसा थोड़ी है कि अभी धान का सीजन है तो अभी हम गेहूँ रोप देंगे, होगा नहीं। तो वही फसल का प्रकार भी है, तो मौसम के आधार पर फसल, कि कौन सा मौसम में कौन सा फसल बोया जाता है। तो सबसे पहले खरीफ फसल, सबसे पहला पॉइंट है आपका क्या? खरीफ फसल, जो गर्मी और बरसात में बोया जाता है। तब बोने का समय कब है? जून जुलाई, जब बरसात का समय होता है तब। ठीक है, अब इसमें क्या है? खरीफ। कटाई का समय मान के चले ना, अभी रोप दिए तो 2-3 महीना बाद ही होता है, तो कटाई का समय सितंबर अक्टूबर में जाके धान कटता है आपका। ठीक है, उदाहरण में क्या है? धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, ये सारा क्या है? उदाहरण में। ठीक है, ये याद रखिएगा। सबसे पहला फसल लिखिए खरीफ फसल। ठीक है, कि मौसम के आधार पर फसल है, तो सबसे पहला फसल आपका खरीफ फसल, और ये कब बोया जाता है? तो गर्मी और बरसात में। और इसका उदाहरण है आपका धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, ये सारा है आपका खरीफ फसल में आता है। ठीक है, गेहूं को। अब आपका दूसरा फसल भी नोट कर लीजिएगा, रबी फसल। सर्दियों में बोया जाता है, ठंडी में। ठीक है, रबी फसल तो सर्दी में बोया जाता है। बोने का समय क्या है? अक्टूबर नवंबर में महीना में ये बोया जाता है। कटाई का समय
मार्च अप्रैल में, ठीक है। उदाहरण में गेहूँ, जौ, चना, सरसों और मसूर, यही सब ना होता है। सर्दी में तो यही सब बोया जाता है। हाँ, तारबुज भी आएगा अभी। दूसरा फसल आपका क्या है, रबी फसल, जिसका टाइम है अक्टूबर नवंबर में और कटाई का समय है मार्च अप्रैल में। उदाहरण में क्या है, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मसूर, ठीक है। नोट कर लीजिएगा ये भी। चलिए हो गया। देखिए पहला फसल था आपका खरीफ फसल, दूसरा रबी फसल, उसके बाद एक जायद फसल है जो गर्मियों के बीच में बोया जाता है, जिसका टाइम भी है मार्च अप्रैल में, ठीक है। और इसका भी उदाहरण आप तरबूज, खरबूज, ककड़ी, मूंग, ये सारा है, ये सब जायद फसल में आता है, ठीक है। अब क्या है, उपयोग के आधार पर फसलें, खाद्य फसलें मतलब खाने के लिए, तो गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब है खाने लायक, खाने वाला फसल, ठीक है। नगद फसल जो बेचता है, ऐसे तो बेचता है, गेहूँ चावल बेचता है, लेकिन जो ज़्यादा बिक्री के लिए मुनाफा होता है वो नगदी फसल में क्या है, गन्ना, कपास, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, मसाला, ये सारा का जो खेती करता है उसको नगदी फसल बोलते हैं, ठीक है। खाने लायक फसल आपका गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, ये सब खाने लायक है। नगदी में क्या है कि जो ज़्यादा बेचा जाता है तो ये सारा, ठीक है। गन्ना, कपास, तंबाकू, हाँ होता है। तो वही तेल निकलता है, वो जो खाते हैं ना सर, वो खली रहता है। हाँ यार वही। ठीक है आपने क्या बताया। चलिए उसके बाद तिलहन फसलें, जहाँ से तेल निकालने के लिए तो सरसों, सूरजमुखी से भी तेल निकलता है, सोयाबीन से भी निकलता है, तिल से भी निकलता है और मूंगफली से, ये सब आपका आएगा तिलहन फसलें में। नारियल से भी निकलता है सर। हाँ नारियल से भी, नारियल नहीं दिया हुआ। अब है दलहन वाला, दाल बनाने के लिए, चना, मसूर, अरहर, मूंग, ये सब का दाल रहता है। हाँ तो पता है तो लिखिएगा, ठीक है। ज़्यादा है फाइबर, रेशा देने वाला, कपास देता है रेशा, जूट और सन, क्या सन, परोड़ नहीं। तो झूम खेती क्या है, एक परंपरागत तरीका खेती करने का, मतलब परंपरा से खेती करने का तरीका है झूम खेती, ठीक है। इसमें क्या है, पहले जंगल को काटकर जमीन साफ की जाती है, जहाँ पे जंगल होता है उसको काट कर क्या है जमीन को साफ किया जाता है, फिर उस जमीन पर कुछ सालों तक खेती की जाती है, ठीक है। जब जंगल साफ हो जाता है फिर उस जमीन पर क्या है कुछ सालों तक खेती करते हैं। जब जमीन की उपजाऊ ताकत मतलब उर्वरता खत्म हो जाती है तो क्या है उस जगह को छोड़ दिया जाता है और किसान दूसरी जगह जाकर फिर से यही तरीका अपनाते हैं, ठीक है। झूम खेती इसी को बोलते हैं कि जंगल को काट कर जमीन साफ किया जाता है, फिर क्या उस जमीन पर कुछ सालों तक खेती करते हैं और जब पता चलता है कि अब क्या वो जमीन उपजाऊ नहीं है, उपजाऊ मतलब खत्म हो गया वहाँ पे, तब क्या उस जगह को छोड़ दिया जाता है और किसान दूसरी जगह पे जाकर फिर से यही काम करते हैं। झूम खेती आसान तरीका याद करने का कि एक परंपरा मतलब परंपरा तरीके से करना है, ठीक है। खेती करने का परंपरा कैसे किया जाता है वो है, उपजाऊ नहीं होता है फिर छोड़ देता है उसको, फिर दूसरा जगह चला जाता है, ठीक है। तो कौन करता है ऐसे, तो पूर्वोत्तर भारत, जो पूर्व भारत के लोग हैं, तो पूर्वोत्तर भारत राज्य के अधिकतर खेती होती है ऐसे ही। असम वाले लोग, मिजोरम, नागालैंड, ये सब के जो लोग हैं, और एक है मेघालय, तो ये सब जो 4-5 राज्य है ये सब ऐसे ही करते हैं, ठीक है। कि जमीन को जंगल को काट कर साफ करते हैं वहाँ पे। पूछता ऑब्जेक्टिव में पूछे, लेकिन ये झूम खेती क्या है आपका 5 नंबर में पूछता है, ये झूम खेती आपका 5 नंबर में पूछेगा कि झूम खेती क्या है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो आपका है 4 राज्य है, ये सारा ऑब्जेक्टिव में शायद पूछ देगा, तो आप राज्य भी याद रखिएगा, ठीक है। कि पूर्वोत्तर भारत के ये सब राज्य हैं जो है ये सब ऐसा खेती करते हैं, ठीक है। बिहार नहीं करता, यूपी नहीं करता, दिल्ली नहीं करता, लेकिन ये सब करता है, तो ये आप याद रखिएगा। सबसे पहला जमीन का प्रकार क्या है, पोलज,
क्या होता है पोलज? इस जमीन पर हर साल अलग अलग फसलें उगाई जाती है। ठीक है, पोलज पे मतलब इस जमीन पे क्या हर साल अलग अलग फसलें उगाई जाती है। जमीन की उर्वरक शक्ति अच्छी होती है, इसीलिए फसल भी अच्छी होती है। ठीक है, जैसे होता है ना, कभी धान, कभी उसी में गेहूँ, या फिर तेल वाला लगा दिया, या दाल उसमें उपजा दिया, तो वही पोलज वही होता है कि इस जमीन पर हर साल अलग अलग फसल उगाया जाता है। जमीन की उर्वरक शक्ति अच्छी होती है, इसलिए फसल भी अच्छी होती है। पोलज वही है आपका जमीन पहला। उसके बाद क्या है? पड़ोत, दूसरा जमीन का प्रकार है आपका पड़ोत। इसमें क्या है? साल में सिर्फ एक बार फसल बोई जाती है। ठीक है, सिर्फ एक बार इसमें पड़ोत में। और क्या है? फिर भी फसल अच्छी होती है क्योंकि यह जमीन उपजाऊ होती है। ठीक है, पहला क्या था आपका कि जमीन पर हर साल मतलब एक ही साल में अलग अलग फसल उगाया जाता है। दूसरा पड़ोत में क्या है कि साल में सिर्फ एक बार ही फसल बोई जाती है, वो होता है पड़ोत में। ठीक है, तीसरा है क्या? चचर, आलू हो गया, सही बात है उसमें, दूसरा वाला। उसकी तीसरा जमीन का प्रकार है चचर। इसमें क्या है? 2-3 साल तक फसल बोई जाती है, फिर जमीन को क्या है? कुछ सालों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। खाली छोड़ने से क्या है? जमीन की उर्वरक शक्ति फिर से बढ़ जाती है। इसका एग्जाम्पल आप इससे भी समझ सकते हैं। ठीक है, कि जो भी पढ़े थे झूम के थी, जो जमीन जहाँ पे खत्म हो जाता है तो क्या है कि छोड़ दिया जाता है। लेकिन तो वही है चचर में कि 2-3 साल तक फसल बोई जाती है और फिर जब उस जमीन को कुछ सालों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। ठीक है, खाली छोड़ने से क्या है? जमीन की उर्वरक शक्ति फिर से बढ़ जाती है और बाद में जब फसल बोई जाती है तो अच्छी पैदावार होती है। ठीक है, उसका भी एग्जाम्पल्स आप इसमें तीसरा नंबर में ले सकते हैं। ठीक है, और ये बंजर तो आपको मालूम ही है, ये क्या है? बहुत ही कम उपजाऊ है। इसमें क्या हर साल 5 साल में एक ही बार फसल बोई जाती है, क्योंकि नाम ही बंजर है कि कभी उगेगा फसल और कभी नहीं उग सकता। ठीक है, इसके बाद इसे छोड़ दिया जाता है ताकि इसकी उर्वरक शक्ति कुछ हद तक लौट जाए। ठीक है, तो झूम खेती में आप याद रखिएगा ये भी, जो अगर ये जमीन को जब छोड़ जाता है तो 2-3 साल के बाद वो करता फिर है। ठीक है, उसमें उपजाऊ करता है। क्या है? 2-3 साल के बाद जब फसल बोता है और फिर जमीन को कुछ सालों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है ताकि उर्वरक शक्ति बढ़े, उपजाऊ बढ़े। ठीक है, तो 4 प्रकार का आपका जमीन है। पहला क्या है? पोलज, इसमें क्या है? हर साल अलग अलग फसल उगाया जाता है। दूसरा पड़ोत है, इसमें साल में सिर्फ एक बार फसल बोया जाता है। चचर क्या है? इसमें 2-3 साल तक फसल बोई जाती है और फिर जमीन को कुछ सालों तक खाली छोड़ दिया जाता है। उसके बाद 4 नंबर है बंजर, यह जमीन बहुत कम उपजाऊ है। इसमें क्या हर साल 5 साल में एक बार फसल बोया जाता है और इसको कुछ देर मतलब कुछ छोड़ दिया जाता है कुछ बाद में। ठीक है, ताकि इसकी उर्वरक शक्ति कुछ हद तक लौटे। ठीक है, सबसे ज्यादा फूलों का हाँ ठीक है पढ़ेंगे, सबका डेफिनेशन दिया होगा। भू राजस्व लगान क्या है? इसका मतलब वह टैक्स, कर जो किसान को जमीन के मालिक को देना पड़ता है, उसी को बोलता है। समझिए, जो बटैया होता है, बटैया होता है उसी को, किसान को जमीन के मालिक को देना पड़ता है, उसी को भू राजस्व कहते हैं। तो क्या है? किसान जमीन पर खेती करते थे लेकिन जमीन उनकी नहीं होती थी, वो जमीन किसका होता था? जमींदार का, या जो उसका मालिक है उसका होता है। इसीलिए किसान को फसल उगाने के बदले कुछ हिस्सा या पैसा जमींदार को देना पड़ता था, इसी को भू राजस्व करते हैं। हो गया? आसान है ना? ये फिर हो गया बटैया पे या पट्टा। वही पूछेगा भू राजस्व क्या था तो लिखेगा बटैया और पट्टा। बढ़िया रहेगा। इसका मतलब समझ सकते हैं सर। तो आपका बात सही है, आप उससे भी समझ सकते हैं कि बटैया करता है गांव में तो ऐसे होता है, दूसरा के जमीन पे खेती करता है, उसके बाद में उसको कुछ फसल लेता है या पैसा लेता है उससे, उसी को बोलता है क्या? भू राजस्व। नहीं तो बटैया। याद रह गया तो सिंपल है। दूसरा के जमीन पे खेती करता है उसी को बोलते हैं भू राजस्व, उसके बदले में उसको कुछ फसल देता है, नहीं तो उसे पैसा लेता है। सिंपल। 2 प्रकार का ये भी है भू राजस्व, 2 प्रकार का रहता है उसमें भी। आप लोग करते हैं पैसा लेता है या फिर अनाज, तो बटैया में रहता है 2 प्रकार कितना? हाँ रहता है सर। उसमें जैसे कि एगो वो हुआ जमींदार, एगो हम हुए। हाँ,
तो वो फिर आधा आधी होता है, तो हुआ कि नहीं, तो वो हुआ है, तो हम हुआ है, तो वो तो हुआ। अच्छा ठीक, चलिए बढ़िए। तो दो प्रकार का इसमें भू राजस्व, पहला क्या है नगदी प्रणाली, इसको कैश सिस्टम बोल सकते हैं। किसान क्या है जमीन लेकर खेती करते थे, फसल उगाने के बाद क्या है टैक्स अनाज में नहीं बल्कि पैसे में दिया जाता है, ठीक है, इसको नगदी प्रणाली, अनाज में नहीं पैसे में दिया जाता है फसल में, ठीक है। आशय किसान जमींदार को क्या है नगद देता था, ठीक है। उसके बाद हाँ देखिए आ गया बटाई, जिसका भी बटैया बोल रहे, बटाई प्रणाली क्या है शेयर सिस्टम। किसान जमींदार की जमीन पर फसल उगाते थे, फसल तैयार होने के बाद उसे 3 हिस्सों में बांटा जाता था। हिस्सा जमींदार को मिलता था क्योंकि जमीन उसकी थी, ठीक है। एक हिस्सा किसान को मिलता था जिसने मेहनत की थी, ठीक है। ऐसे नहीं उल्टा हो गया, अब कैसे होता है आधा जो जमींदार होता है वो कुछ भी नहीं करता है। चलिए आगे देखिए, ग्राम पंचायत समझिए। अब ग्राम पंचायत किया है पैसा, तो गांव के हर व्यक्ति से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया जाता था। यह पैसा गांव के खजाने में जमा होता था। पहले का जमाने की बात हो रहा है, अभी नहीं। अभी भी होता है सर, अभी लेता है पैसा? हाँ। नहीं, जैसे कि कोई पूजा वूजा पूजा पड़ता है तब ना। पहले क्या हर व्यक्ति से हर महीना पैसा लिया जाता था, हर एक घर से। मुगल वाला जो मुगल का शासन था ना, तो हर गांव के पंचायत में ऐसे करता था, हर महीना थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया जाता था और यह पैसा क्या है गांव के खजाने में जमा होता था, ठीक है। तो ग्राम पंचायत की आय ऐसे ही किया जाता था, हर घर से थोड़ा थोड़ा पैसा लिया जाता था महीना, ठीक है। इन पैसों का उपयोग कहाँ करता था, खर्चा कहाँ होता था ये पैसा? तो सरकारी अधिकारियों की खातिरदारी करने में, जो गांव का निरीक्षण करने आते थे, तो सरकारी अफसर होते हैं जो गांव को देखने आते थे, उनमें ये पैसा खर्च होता था। प्राकृतिक आपदाओं में जैसे अगर बाढ़ आ गया तो उसको देखने में या निपटाने के लिए गांव का ये पैसा खर्चा होता था। तीसरा क्या है सामूहिक काम में, जो किसान अकेले नहीं कर सकते थे, जैसे मिट्टी के बांध बांधना, नहर खोदना या अन्य गांव की भलाई के काम, ये काम में भी मतलब वो पैसा गांव का यूज करते थे पहले के ज़माने में, ठीक है। तो अभी भी होता है थोड़ा बहुत, लेकिन क्या है पहले क्या है ना हर महीना पैसा लिया जाता था मुगल काल में। हम ये मुगल काल के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी का ज़माना नहीं पढ़, ठीक है। तो ग्राम पंचायत आप याद रखिए कि ग्राम पंचायत क्या होता है, जहाँ पे एक छोटा सरकार होता है, गाँव के बुजुर्ग और सम्मानित लोग शामिल होते हैं जिनके पास क्या है जमीन और संपत्ति होती है, और क्या है कि पंचायत गांव के झगड़े सुलझाती है, फैसले करती है और विकास के कामों को देखती है। पंचायत का एक मुखिया होता है जिसको क्या मुखिया बोल सकते हैं, मुकद्दम बोलिए या मंडल बोलिएगा, ठीक है। अब क्या है कि ग्राम पंचायत किया है, पैसा कहाँ से आता था, तो गांव के हर व्यक्ति से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते थे, ठीक है। यह पैसा गांव के खजाने में जमा होता था और उसके बाद इन पैसों का उपयोग कहाँ पे करते थे। तो सबसे पहला पॉइंट है सरकारी अधिकारियों को खातिरदारी करने में, जो गांव का निरीक्षण करते थे, प्राकृतिक आपदा में जैसे क्या है बाढ़ में, और उसके बाद सामूहिक काम में जो किसान अकेले नहीं कर सकते थे उसमें। उसका एग्जाम्पल आपका जैसे मिट्टी का बांध बांधना या नहर खोदना या अन्य गांव की भलाई करना, ठीक है। ये सब काम में गांव का पैसा खर्च किया जाता था, समझ गए? हो गया क्लियर?